ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। इस बार ट्रायंगल्स का क्वेश्चन बहुत पूछा है, ये चीज आप देखे होंगे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आसान है बट आपको सॉल्व करने में टाइम टेकन होगा। ये नहीं है कि आप 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब तुम कहोगे सर 10th में तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, सिमिलर है। तो अब ऐसा नहीं है, आपने 9th में पढ़ के तो आया है ना, कि नहीं पढ़ाया है। 2 ट्रायंगल्स दिखा, मुझे कहीं ना कहीं साइड्स को इक्वल बनाना है, तो साइड्स कैसे इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्वेश्चन आसान था बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक थे, आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब बार बार यदि डेटा चेंज करके आप बनाओगे तो हो सकता है कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो जाए, तो इसमें मिस्टेक होने की अधिक संभावना है। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, उसके बाद मैंने एज्यूम मीन बताया था कि जब डेटा बड़ा बड़ा हो तो शॉर्टकट बनाने का एज्यूम मीन है, उससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। अब बताओ, इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था वर्क एंड टाइम का, मतलब ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, ए जो है वो किसी भी काम को 15 डेज में करता है या 15 आवर्स में करता है, तो 1 आवर का वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/50, ठीक है ना। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट बस यही ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसको आप 1 वेरिएबल में ही ले जाना, 2 वेरिएबल में ले जाके फिर से आपको क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा। ये जो सेक्शन ई है ये सबसे मुश्किल पूछा था, बच्चे का मैसेज था कि केस बेस्ड स्टडी जो था वो बहुत ही मुश्किल पूछ दिया था। मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा है ना समझा के, बट आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया, तो मतलब आपने 31 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया। अभी जो हम लोग करेंगे वो सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी में 32 से 35 तक 4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तुम्हारा जो ये 32, इसमें 32, 33 है, 2 क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। इस बार ट्रायंगल्स का क्वेश्चन बहुत पूछा है, ये चीज आप देखे होंगे, एमसीक्यू में भी था, शायद 2 नंबर में भी था, 3 नंबर में भी था, और ये 5 नंबर में भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स का वेटेज क्या हो गया, अधिक हो गया, जो कि बच्चे को थोड़ा सा ट्रायंगल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आई नो। ठीक, जब मैं भी पढ़ाता हूं तो बच्चे को ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं इस बार के पेपर में ट्रायंगल्स का वेटेज अधिक दिया है। अब जैसे देखो 32 नंबर क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या है ना, पार्ट ए भी है और बी भी है, ठीक है, दोनों आपको सॉल्व करना है, दोनों ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आसान है बट आपको सॉल्व करने में टाइम टेकन होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैंने इसको प्रूव करना कैसे सिखाया था बताओ। सबसे फर्स्ट आप गिवन लिखोगे, उसके बाद टू प्रूव डेट में फर्स्ट है, इसमें भी पार्ट बाय पार्ट दे दिया है, ओ बी जी सी इज ए, ठीक है। सेकेंड में क्या है, ई एफ पैरेलल टू क्या, बी सी। और थर्ड में क्या है, ट्रायंगल ए ई एफ जो है वो सिमिलर टू ए बी सी आपको प्रूव करना है। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, सबको प्रूव करते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये जो बी ओ बी जी सी है, ये क्वाड्रेटर है, ओ
सी। अब इसमें देखो तो इसके जो बी सी और ओ जी डायगोनल्स हैं, ये कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। अब ध्यान से देखो, इन ए क्वाड्रेटर क्या चीज, ओ बी जी सी, डायगोनल्स bisect each other, so OBGC is a पैरेललोग्राम। होगा कि नहीं होगा? ये तो आपका बहुत ही आसान था। अब ध्यान से देखो, अब मुझे सेकेंड पार्ट करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, इसका काम खत्म। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो बीजी है, बीजी कहां है, बीजी ये पैरेलल टू ओसी है, कहीं पे गिवन है, ये तो होगा ही ना, यदि ये तो अब आपने कर दिया ना, ओबी जी सी इज ए पैरेललोग्राम, तो डेट मीन्स ओबी OB पैरेलल टू GC एंड क्या होगा, GC पैरेलल टू OP। ठीक, यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यदि BG कहां पे, BG लिखा है, छूट गया क्या, BG, अच्छा OB पैरेलल टू GC, ठीक है, तो तुम्हारा BG यहां पे गड़बड़ कर दिया, OB पैरेलल टू GC, ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, OC पैरेलल टू क्या, BG लिखना पड़ेगा यहां पे अपोजिट। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल इसमें जाता हूं, ABG में, ठीक है, BG पैरेलल टू आपका OC है, सो ये जो OE है वो पार्ट भी पैरेलल टू BG होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पार्ट ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि BG पैरेलल टू OE है तो आप बीपीटी थ्योरम से AE अपॉन में EB इक्वल टू AO बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, AE अपॉन में EB, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होगा, AO अपॉन में क्या चीज, OG। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ऐसे ही मैं ACG में जाता हूं, इन ट्रायंगल ACG, देखो तो GC पैरेलल टू OB है, क्या था, GC पैरेलल टू OB है, सो तुम्हारा ये जो OF है वो भी पैरेलल टू OF है, वो भी पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका, GC हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम फिर से क्या होगा, दोनों साइड्स का रेशियो, मतलब AF अपॉन में क्या चीज, AF अपॉन में FG इक्वल टू AO अपॉन में क्या होगा, AO अपॉन में OG, ठीक है। अब इसको सेकेंड मान लो, फर्स्ट कहां था तुम्हारा, ये था ना, देखो तो फर्स्ट एंड सेकेंड ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इधर क्या था, AE अपॉन में EB था क्या,
देखो ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखना, यदि ए ई अपॉन में ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ क्या चीज, बीपीटी थ्योरम, क्या होना चाहिए? मतलब ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी। ये भी प्रूव हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अब सेकंड में कहते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड कहता है, ध्यान से देखो, ए ई एफ, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर टू ए बी सी करना है। तो अभी आपने प्रूव किया है ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो करने की जरूरत है। इन ट्रायंगल ए बी क्या था तुम्हारा, ए ई एफ एंड ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, कहां से, बाय ए से, ठीक है, ए से। तो एक काम करो, मैं क्या करता हूं, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहां पे आप लिख देना 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। कहां से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या था ना, ये क्वेश्चन आसान था, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक थे। आपको इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। ये नहीं है कि 2-3 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपको 5-6 मिनट देना पड़ेगा। अब ये तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसका ए पार्ट था, इसमें बी पार्ट भी है। तो अभी तक आपने सॉल्व किया, ये 2.5 नंबर का ही आपने सॉल्व किया, इसमें से 2.5 और भी बचा ही है। तो ध्यान से देखो, अब ये तुम्हारा है, through the midpoint Q of the side CD of a parallelogram ABCD, the line AR is drawn which intersect BD at P and produce BC at R. Prove that AQ equal to QR. ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूं, नहीं तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बताओ देखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं इसी स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि कंसेप्ट ही चेंज हो गया, कंसेप्ट वही है। पेपर का थोड़ा सा क्या कर दिया है, मॉडरेट बना दिया है कि आपको आसानी से आंसर ना आए। आपको टाइम दो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। आपके कंसेप्ट को देख रहा है कि आपने कितना तैयारी करके आया है, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, फिर से गिवन जो है वो गिवन लिख देना। टू प्रूव दैट जो करना है आपको वो लिख देना। अब मैं आ जाता हूं प्रूफ पे। कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, नहीं करना है। तो अब सबसे फर्स्ट काम है मुझे ए क्यू इक्वल टू क्यू आर प्रूव करना है। ए क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो अब एक काम करो, यहां पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है ऐसा। अब इस दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बना दो। इन ट्रायंगल ए डी क्यू एंड किस में, आर सी क्यू में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक तो हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू सी। ये तो तुम्हारा गिवन ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, डीसी का मिड पॉइंट ऐसा दिया हुआ है। क्यू ऑफ साइड सी डी, हाँ मिड पॉइंट यहां से, ठीक है। अब कहता है एक काम करो, ये 1 इक्वल टू 2 कर दो। कहां से,
वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1 इक्वल टू 2 कर दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और कोई कर लो। अब ध्यान से देखो, AD जो है वो पैरेलल टू BC है, तो BC को R तक बढ़ाया है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब और CD ट्रांसवर्सल का काम करेगा, मतलब ट्रांसवर्सल का, तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको 3 मानो तो ये 4 मानो, तो 3 इक्वल टू 4 कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे लिख देना AD पैरेलल टू क्या है, BR। सो ट्रायंगल नेमिंग सही से करना, ADQ किया है ना, सिमिलर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, RCQ का। नेमिंग यहां पे सही करना, बाय किससे, ASA से होगा, ASA से। तो यहां से देखो तो तुमको क्या पूछा था, AQ इक्वल टू QR ना, RQ या QR दोनों सेम ही बात है, बाय किससे, CPCT से। ठीक है। अब तुम कहोगे सर 10th में तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, सिमिलर है, तो अब ऐसा नहीं है, आपने 9th में पढ़ के तो आया है ना, कि नहीं पढ़ाया है। दो ट्रायंगल्स दिखा, मुझे कहीं ना कहीं साइड्स को इक्वल बनाना है, तो साइड्स कैसे इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद उसके एंगल्स, उसके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग सभी इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो मैंने ये कंसेप्ट यूज कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब सेकेंड जो है तुम्हारा, सेकेंड है AP इक्वल टू क्या है, 2PQ। AP इक्वल टू 2PQ। अच्छा, इसमें तो एक काम करो, यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट मत करो, कॉन्ग्रुएंट करने से कुछ फायदा नहीं है, सिमिलर बना दो। तो ये तो एक तो हो जाएगा वर्टिकली, और क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो पूरा मैं लिखूंगा नहीं, देखो इन ट्रायंगल APB एंड किस में, ट्रायंगल PQD में। ठीक है, अब यदि समझना चाहोगे तो यहां पे देखो 1 इक्वल टू 2, वहां पे 1 2 मान लिया था ना, 3 4 मान लिया था, तो इसको 5 मान लो, इसको 6, तो 5 इक्वल टू 6 कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब क्या है तुम्हारा, AB पैरेलल टू है किसका, CD का, है कि नहीं। तो यहां से BD ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहां से 7 इक्वल टू 8 कर दो, 7 इक्वल टू 8 कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेमिंग सही से कर देना, APB सिमिलर टू किसका, DPQ का बाय AA से। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, AP, एक मिनट रुक जाओ, यहां तक समझ गया ना, फर्स्ट पार्ट तो समझ गया होगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं हटाता हूं, क्योंकि मुझे इसी स्लाइड पे प्रूव करना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो समझ गया ना, अब सेकेंड पार्ट का देखो, आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना दिया, अब उससे क्या होगा, आपका AP अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो DP इक्वल टू क्या होगा, PB अपॉन में PQ इक्वल टू AB अपॉन में क्या चीज, AB अपॉन में DQ। ठीक है, ये तुम्हारा
CP ST से हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या प्रूव करना है, AP इक्वल टू 2PQ, ठीक है। AP कहां से आएगा, AP। एक चीज देखो, ये जो तुम्हारा AB है वो कहीं ना कहीं इक्वल टू CD है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहां से आप CD को क्या लिख सकते हो, DQ प्लस में, क्यों, क्योंकि Q क्या है, मिड पॉइंट है, QC लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब एक काम करो, देखो मुझे DQ कहीं पे दिख रहा है, तो DQ और इस QC को भी मैं DQ बना देता हूं, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, तो ये 2DQ हो गया, ठीक है। मैंने जो सिमिलर बनाया है वो कहीं ना कहीं नेमिंग सही किया है, APB, ठीक है। अच्छा, नेमिंग ही हम लोग ने सही नहीं किया है, यहां पे नेमिंग सही नहीं किया है। APB तो ठीक है, तो A पे क्या जाएगा तुम्हारा, Q जाएगा, फिर से P पे P जाएगा और B पे D जाएगा, क्योंकि B और D इक्वल है ना। अब ठीक है तुम्हारा, अब यहां से तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा, वही तो कुछ तो गड़बड़ आ रहा था। अब यहां से देखो, अब AP अपॉन में क्या हो जाएगा, QP इक्वल टू PB अपॉन में क्या होगा, PD इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन में QD या DQ, जो भी लिखना है लिख लो। अब ध्यान से देखो, AP अपॉन में QP, या इसको PQ भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे PQ प्रूव करना है, तो आप फर्स्ट और थर्ड को लेके चलो। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, तो AP अपॉन में PQ इक्वल टू, AB के जगह पे आप 2DQ लिख सकते हो, अपॉन में DQ, तो DQ कैंसिल आउट हो गया, तो AP अपॉन में PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2PQ। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। तुम्हारा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब मुझे थर्ड प्रूव करना है ना। देखो थर्ड में क्या प्रूव करना है, PR इक्वल टू 2AP, तो यहीं पे मैं बता देता हूं। देखो अभी तक जो आपने प्रूव किया है, फर्स्ट में किया है कि AQ जो है वो QR का इक्वल है, ठीक है, और सेकेंड क्या प्रूव किया है, AP जो है वो 2PQ के इक्वल है। अब मुझे PR, तो PR को आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो PR को आप PQ प्लस में QR लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना बताओ। अब यहां पे एक काम करो, PQ फर्स्ट से आप QR को AQ में चेंज कर दो, यहां पे लिख दो AQ इक्वल टू क्या है, QR है। बात समझा कि नहीं समझा, जो आपने प्रूव किया उसी से मैं इसको करता हूं। अब ये PQ को ऐसे ही रहने दो, अब AQ को यहां से यहां तक जो AQ है, इसको आप AP प्लस में PQ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। आप कहोगे हां सर क्यों नहीं। अब यहां पे देखो PQ, ठीक है, PQ प्लस AP को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा AP तो मुझे प्रूव ही करना है, एक मिनट रुक जाओ। यहां पे PQ क्या हो जाएगा, 2PQ हो जाएगा, और प्लस में
ये AP हो जाएगा। अब यहां पे देखो AP इक्वल टू 2PQ के इक्वल है, तो इसको AP लिख दो, तो AP, तो ये क्या हो जाएगा 2AP हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो आपने प्रूव किया है फर्स्ट और सेकंड, उसी से आप थर्ड को भी प्रूव कर सकते हो। आ गया कि नहीं आ गया? PR इक्वल टू 2AP आ गया। यही आपको प्रूव भी करना था। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आसान था, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक थे, आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, टाइम टेकन। ये नहीं है कि 5 मिनट में आप बना दोगे, आपको कम से कम 10-12 मिनट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके दोनों क्वेश्चन बनेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, अपना 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें भी ए पार्ट है और बी पार्ट है, ठीक है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी P। अच्छा, हेंस फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मीन दिया हुआ है, उससे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर से क्या करना है आपको, मोड फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस टाइम टेकन, बना तो लोगे बट टाइम अधिक यूज होगा। जैसे मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन भी दे देता तो काम बन सकता था, बट उसने ए पार्ट तो दिया ही है, बी पार्ट भी दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो देखो इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट में क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको मीन मीडियन मोड तीनों दे दिया है, ठीक है। चलो कोई ना, और वो भी देख, एक ही देता क्वेश्चन, उसमें तीनों निकालना था, तब तो आसान था, बट डेटा भी क्या है, डिफरेंट है, तो फिर से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आपको मिस्टेक हो सकता है, ठीक। आप बार बार यदि डेटा चेंज करके आप बनाओगे तो हो सकता है कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो जाए, तो इसमें मिस्टेक होने की अधिक संभावना है। चलो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है वो देखो, क्रॉस इंटरवल्स क्या है, 0, 20, 20, 20 का गैप है 80 to 100। कोई ना, कहां कहां से था, 0 से 0 से 20, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। अब इसका मीन आपको दे दिया है, शायद 52 है क्या, एक बार चेक कर लेना, 53 है, 50 क्या है 3। अब ये भी देखना पड़ेगा कौन सा मेथड से बनाना आसान है, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, उसके बाद मैंने एज्यूम मीन बताया था कि जब डेटा बड़ा बड़ा हो तो शॉर्टकट बनाने का एज्यूम मीन है, उससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1215p, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1215p, उसके बाद 2813, 2813। तो अब इसको क्या बनाना पड़ेगा मुझे, ये इंटरवल्स में है तो आपको क्रॉस मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कितना होगा मीन इसका, 10, मतलब दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 10। अब 20 20 का गैप है तो इसमें भी 20 का गैप कर दो, तो 20 40 कितना 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, तो 20 का गैप पे बढ़ाते जाओ, ये 50, ये 70 और ये 90। अब कोई बच्चा मुझे बताओ कि इसको कौन सा मेथड से बनाओ जिससे मेरा P क्या होगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। P क्या आ जाएगा आपका, आसानी से आ जाएगा। क्या करूं बताओ, एज्यूम्ड मीन से बनाऊं या डायरेक्ट मेथड से बनाऊं? डायरेक्ट मेथड से वही तुम्हारा एडिशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कोई ना, एज्यूम्ड मीन से बनाओ।
तो एज्यूम मीन में तुमको क्या करना पड़ेगा, एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको मैं एज्यूम मीन मान गया। तो आपको क्या करना है, अब डी निकालना है। वो क्या करेंगे, जितने भी एक्स आई है उसमें से ये जो एज्यूम मीन को माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 50, तो माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, ये 0, ये 20 ना, ये 40। अब क्या करो, और भी मतलब आसान बनाना है कि हो गया। यदि हो गया तो अब एक काम करो, अब एफ आई डी आई फाइंड आउट कर लो। तो एफ आई क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एफ आई डी आई को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 480, ये कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अरे p इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना। 28 को 20 से करोगे तो 8 2 जा 16, 2 2 जा और 5, इसको करोगे तो 520। ठीक है, इसका सम आप निकालो, उसके बाद इसका सम निकालो। ठीक है, कितना होगा ये, इसका सम करोगे तो 12 13 25 25 5 30 और 10 40 40 और 20 40 और 20 60 68 प्लस p। ठीक है ना, इसको करोगे तो ये कितना होगा, इसमें तो कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव को करोगे तो ये 1080 और इसको करोगे तो 08। ठीक है, 780 माइनस कर दो, 0 कितना आ गया 300 आ गया। एक बार चेक कर गए ना। ठीक है, अब देखो एज्यूम्ड मीन से मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन आपका दिया हुआ है 53। ठीक है ना, a कितना माना था 50, यहाँ पे एफ आई डी आई कितना आया है 300 अपॉन में ये 68 प्लस p आया था क्या, तो यहाँ से 53 माइनस 50। ठीक है, इक्वल टू 368 प्लस p। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इक्वल टू 368 प्लस p। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 68 प्लस p कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो ये 100, तो p इक्वल टू 100 माइनस 68। ठीक है, तो ये 232 आ गया। तो जो तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो 32 आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो, बट आई श्योर की आंसर यही होगा। ठीक है, एज्यूम मीन से कोई बच्चा डायरेक्ट मेथड से भी बना सकता है, तो इतना नहीं करना पड़ेगा, बट इससे क्या होगा आपके आंसर सही आने की ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ गया, जो मिसिंग था वो 32 आ गया। तो अब कहता है कि इसका मोड फाइंड आउट करो। आ जाओ देखो, अब इसी क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। देखो ये जो P था ये तुम्हारा 32 आया। अब क्वेश्चन एक बार मुझे पढ़ने दो, कुछ है नहीं है, टोटल नहीं दिया हुआ था ना फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं। टोटल यदि दिया होता तब तो P आसानी से ही आ जाता, कोई ना। देखो अभी इसको हटा दो, इसको भी, इसका भी काम खत्म हो गया, ये मीन तक ही था। अब तुमको मॉड फाइंड आउट करना है, तो मॉड किसका फाइंड आउट करना है,
अनग्रुप डेटा का या ग्रुप डेटा का, ये एक ग्रुप डेटा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो। वो फॉर्मूला बच्चे को याद नहीं भी रहता है। आई नो कि आपको याद होगा, क्यों? क्योंकि बिना उसको आप पेपर देने गए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मीन मीडियन मोड का, ठीक है, अनग्रुप डेटा तो पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है, आपसे ग्रुप डेटा का ही पूछेगा। अनग्रुप डेटा का तो बचपन में पढ़ते थे। तो यहां पे देखो, अब सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करो। तो वो क्या होता है? जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो 32 मैक्सिमम है, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? ये क्लास हो जाएगा तुम्हारा 40 से कहाँ तक? 60 तक। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? F1 हो गया 32। F0 मतलब उससे एक पहले वाला, F2 मतलब उससे एक बाद वाला, और ये जो तुम्हारा H है ये इंटरवल्स का कितना साइज है। ठीक है, एज्यूम इन करते हैं कि सबका इक्वल साइज है, वैसे भी है ये 20 है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला याद करो, मॉड इक्वल टू क्या होता था? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, प्लस में F1 कितना? 32 माइनस 15 अपॉन में 2 F1 कितना? 32 ना, माइनस F0, अच्छा F1 32, ठीक है, F0 कितना? 15 और कितना? F2 28 इंटू क्या कर देना? H कितना है? 20। अब इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपको काम करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपने करके, मेरा मेन कंसेप्ट को बताना था कि इस क्वेश्चन को अब कैसे आप सॉल्व करोगे। बाकी फाइनल आंसर आई होप कि आपको आया होगा। ठीक, वही था, क्वेश्चन आसान था, बट क्या था? टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। एक बार तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या है तुम्हारा? मिड वैल्यू दिया हुआ है, जो मिड वैल्यू तुम फाइंड आउट करते हो वो दिया हुआ है। तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? इंटरवल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे मीडियन निकालना है ना, तो ध्यान से देखो, मिड वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा नहीं, उसके बाद यहां से इंटरवल्स बना लो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसके बाद CF निकाल लो। ठीक है, तो मिड वैल्यू कितना दिया हुआ है? 115, 125, 135, 145, 145, 155, 165 और 175, यही दिया हुआ है ना। अब इंटरवल्स कैसे बनाओगे? मिड वैल्यू क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है ना। तो ये कहां से कहां तक होगा बताओ? 110 से 120 के बीच में करोगे तभी तो इस दोनों का सम कितना होगा? 110 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 230, और 2 से डिवाइड करोगे तो 115 नहीं हो जाएगा? तो ये इसका इंटरवल्स हो जाएगा 110 से 120। अब एक आ गया तो बाकी का तो आ ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपको साइज पता हो गया। अब मीडियन में हमको क्या लेके चलते हैं कि साइज सेम है। तो आप खुद ब खुद देखो, यहाँ पे क्या होगा? 120 से 130, आप चेक भी कर गए ना, ये हो जाएगा 250, 250 का हाफ क्या होगा? 125। अब 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से कितना? 170, और 180 से 190। ठीक है, देखो 180,
90 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 370, उसको 2 से डिवाइड करो 2, कुछ गड़बड़ है क्या, 175 तो आया नहीं। यहाँ पे देखो 125 तो ठीक था, ये क्या था 270, 270/2 तो 2, ये भी ठीक था। 140 कुछ 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175 तो यहाँ तक तो ठीक है। 140 से 150 2, 90/2 तो 145 ठीक है। 150 310 2 से करेंगे 2, ये भी ठीक है। 160 से 170 कितना 330/2 तो 2, ये भी ठीक है। तो 180 190 0 185 आ गए हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया बताओ, यहाँ तक तो इंटरवल सही था, 10-10 का गैप में भी जा रहा है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, 170 से क्या होगा 180 होगा, देख रहा है ना, थोड़ा सा आप मिस करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। हाँ 170 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180 तो ये हो जाएगा आपका 350, 350 का हाफ कितना होगा 175। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 12, 15 और क्या 20, 16, 10 और क्या 16, 11। अब सी एफ जो होता है 12, अब आगे वाला ऐड करते जाओ तो 15 ऐड करोगे तो कितना 27, फिर 47, 47 में 63, 73, 100 तो तुम्हारा जो n आ गया वो कितना आ गया 100। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ, मीडियन क्लास, तो n/2 कितना होगा 100/2 मतलब 50। तो अब तुमको मीडियन क्लास क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब आप क्या करो टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ करो और देखो कि कौन सा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसके नियर है या उससे बड़ा है। तो देखो 50 किस में आएगा, ये 63 में ना, तो ये जो तुम्हारा इंटरवल्स हो जाएगा ये मीडियन क्लास हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता होगा ना, क्या मीडियन का जो होगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी बता रहा हूं, L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू में h। तो यहां से सब कुछ मैं बता देता हूं, बाकी लोअर लिमिट जो हो जाएगा 140 हो जाएगा। CF क्या हुआ, CF होता है जो तुमने मीडियन क्लास लिया उससे जस्ट पीछे वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है, ये हो गया CF। तो CF कितना हो गया तुम्हारा 47, ठीक है। अब F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ये F हो गया 16, H कितना हो गया 10, बाकी सब कुछ यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है ये मैंने बच्चों को सही में मैं बता रहा हूं, कितने बार मैंने पेपर में दिया था ये क्वेश्चन और मैंने बताया भी है, बच्चे ने किया भी है, नहीं बना था तो मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है, टाइम टेकन है बट आएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम आ गया 34, ठीक है। चलो 34 को भी मैं बता देता हूं, ये समझ में आया कि नहीं आया। 34 का देखो ऐसा है ना, ठीक है, यहां से नेमिंग कर देता हूं, क्या नेमिंग है PAQ PBR, PAQ PAQ BR और यहाँ पे CR
और ये ओ, ऐसा ही है ना। और ये ओपी को ज्वाइन भी किया है सी से होते हुए, ठीक है ना, ऐसा किया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, ए बी एंड पी ए बी एंड पी ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ कुछ गिवन तो होगा ही। अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है ना, सेंटर से जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 बनाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। इधर भी कोई एक ट्रायंगल लेके चलो। अब एक चीज बताओ, ये ओ सी जो है ये भी रेडियस है, तो यहाँ ए बी जो है ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी 90 बनाएगा, और इधर भी 90 बनाएगा, नहीं बनाएगा? अरे एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी, ये भी तो 90 ही बना ना, मतलब ए सी ओ पी पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब तुमसे क्या क्या गिवन है वो देखो। तुमको गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओपी 13 सेंटीमीटर, ओपी 13 मतलब ये तुमको दिया हुआ है पूरा 13 सेंटीमीटर, ओपी 5 सेंटीमीटर, यही ना। एक बार देखो, चलो देखो। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो तुम्हारा ए क्यू है इसको मैं एक्स मान लेता हूं, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? यदि ये एक्स है, ठीक, तो ये भी क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है दोनों इक्वल होता है, तो ए सी भी ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये पूरा है 13 है ना, ये पूरा है 13, इसमें से ये तो 5 ही है ना, है कि नहीं? ओसी भी तो रेडियस ही है, तो कहीं ना कहीं पीसी जो हो जाएगा, देखो ओपी जो है ये है तुम्हारा टोटल 13, ओसी जो है वो भी रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, तो मुझे पीसी निकालना है, तो 13 माइनस 5 कितना, 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। आप कहोगे हाँ सर होगा, जरूर होगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं जाता हूं इन ट्रायंगल ए सी पी पे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ए पी मुझे फाइंड आउट ही करना है कि नहीं? पी सी कितना है, पी सी अभी आपने 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस में ए सी कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए पी नहीं दिया हुआ है आपको क्या, ए पी पी क्यू एन टू टेंजेंट ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी इज द अनदर as on OP. If OP 13 then find the length of AB, नहीं दिया हुआ है। तो देखो एक काम करो, देखो अब जाता हूं इन ट्रायंगल किस में, OPQ में, क्यों, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? तो यहां पे ये तुम्हारा बेस है, और ये OP जो है मतलब हाइपोटेनस है, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OQ स्क्वायर और प्लस में PQ स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब यहां पे एक काम करना, इसको मैं AP को Y मान लेता हूं, तो यहां पे जो होगा AP जो है Y स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, मैं एक्स वाई के टर्म में ले जा रहा हूं, क्योंकि एपी बार बार देखना सही नहीं है। आप ध्यान से देखो, ओपी जो है 13 है, 13 का स्क्वायर, ओ क्यू जो है 5 का स्क्वायर है, ये जो पी क्यू है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू जो है ये कहीं ना कहीं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहां से यहां तक x और y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 169 माइनस 25 इक्वल टू ये कितना होगा
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 169 में से आप 25 को माइनस करोगे तो 144। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, x प्लस वाई जो हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। निगेटिव तो होगा नहीं, तो मतलब x प्लस वाई मतलब ये आपका पूरा जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको x भी करना है और y भी करना है। तभी तो आपका x आएगा तो AC आएगा, AC का 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, AB, और PA भी आएगा। तो यहां से आप एक काम करो, x y फाइंड आउट करता हूं, तो x इक्वल टू 12 माइनस वाई। ठीक है, अब यहां पे क्या करो आप, x के जगह पे आप पुट करो y माइनस 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab में ना 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर। यहां तक समझा कि नहीं समझा बता। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 144 माइनस 24y प्लस में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये 24y इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 8208 आया ना। हाँ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 208 अपॉन में 24। अब ये जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर दो, 2 से, फिर से 2 से, फिर से 2 से। तो एक बात बताओ, 208 को एक ही बार में मैं कैंसिल आउट कर दूं, 208 अपॉन में 24, तो 24 9 जा होता है ना, 8 जा 8, अभी तो कुछ किया था, 20 ठीक, 12 2 5 2 6 2 9/2 होगा, बताओ, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। देखो 208 को 24 से करोगे तो मैं क्या करूं, एक ही बार यदि मैं 2 से करता हूं तो 108 12 2 5 2 4 2 6, ये तो 3 9 सा हो जा रहा है ना, कुछ गड़बड़ है, सही से कैंसिल आउट करो, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। देखो y इक्वल टू 208 अपॉन में 24, अब इसको कैंसिल करके जो आएगा, कैंसिल आउट करोगे तो देखो 2 से करोगे 2 1 जा 204, हाँ यहीं पे गड़बड़ कर गए थे, ये 2 2 5 जा, ये 52 आना चाहिए, ये 26/3 आएगा, अब सही है। ठीक है, अब सही है, वो हमको कैंसिल आउट गलत कर गए थे। अब आपको x प्लस वाई कितना आया था 12, तो यहां से x निकालना है ना, तो 12 माइनस वाई, तो 12 माइनस 26/3 जो आएगा आपको, ये तो क्या हो गया, ये जो तुमको निकालना था पी ए आया था ना, पी ए आया था, पी ए आया था। अब ये जो आएगा तुम्हारा x
तुमको ए बी निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स कर देना, जो आंसर आएगा दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप एक बार कैंसर और सही से चेक कर लेना, क्या होता है ना स्पीड में कहीं पे नंबर मिस भी हो जाते हैं, बट बनेगा ऐसे ही। और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, इसमें अब एक क्वेश्चन बच गया। कौन सा? ये भी मैंने क्वेश्चन कितने बार करवाया था। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 8/9 आवर्स। तो अब बताओ, इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था वर्क एंड टाइम का, मतलब ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, ए जो है वो किसी भी काम को 15 डेज में करता है या 15 आवर्स में करता है, तो 1 आवर का वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/15, ठीक है ना। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब कहता है कि इसमें 2 टैप हैं, ठीक है। एक जिसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, और एक क्या है, डायमीटर छोटा है। तो जिसका डायमीटर ज्यादा है वो उसमें क्या होगा, पानी अधिक जाएगा, और जिसका डायमीटर कम है पाइप का, उसमें से क्या होगा, पानी कम जाएगा। तो कहता है कि जिसका डायमीटर अधिक है वो 4 आवर्स कम लेता है, किससे? जिसका स्मॉलर डायमीटर है। तो आप मान लो कि जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो x आवर लेता है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि रेट जो तुम्हारा स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो कितना टाइम लेता है, x आवर लेता है। तो x आवर लेता है तो उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1/x। यहां पे मैं बस इक्वेशन बता देता हूं। देखो अब जो स्मॉलर डायमीटर टैप टिक x आवर्स, ठीक है, और जो बड़ा है वो क्या करता है, 4 आवर्स कम लेता है, टेक्स x माइनस 4 आवर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब दोनों का 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका 1/x और इसका कितना होगा, 1/x माइनस 4, और दोनों मिल के जो है वो कितना आवर में कंप्लीट कर देता है, मतलब टैंक को भर देता है 8/9। तो ठीक, तो दोनों मिल के 1 आवर का वर्क कितना होगा? इसको आप मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये कितना होगा, 80/9 आवर्स। तो ये दोनों मिल के करता है इतना आवर में, तो 1 आवर का दोनों का वर्क मिल के कितना हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो तो 9/18 आवर। तो बस बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। 9 कितना आया था, 9/80, 9/80। अब इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट बस यही ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इसको आप 1 वेरिएबल में ही ले जाना, 2 वेरिएबल में ले जाके फिर से आपको क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा इक्वेशन तो आएगा ही नहीं आपसे। तो कहीं ना कहीं आप यदि 2 वेरिएबल मान भी लेते हो तो बाद में जाके उसको 1 वेरिएबल में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आंसर कर सकते हो। तो इसमें बस आप यही कंसेप्ट याद रखना कि यदि जो स्मॉलर टैप है जिसका डायमीटर स्मॉलर है वो x आवर लेता है, तो बड़ा डायमीटर वाला टैप जो है वो 4 घंटे कम लेता है, मतलब x माइनस 4 करता है। तो दोनों का 1 आवर का जो वर्क है छोटे वाले टैप का 1/x, बड़े वाले का 1/x माइनस 4, दोनों मिल के जो है वो कंप्लीट करता है 8/9 में। तो दोनों का 1 घंटे का वर्क 9/80। इससे इक्वेशन बना के x फाइंड आउट कर लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, सेक्शन डी के क्वेश्चन को कंप्लीट किया।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे सेक्शन ई का, जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछते हैं ना। क्वेश्चन मतलब जो तुम्हारा सेक्शन ई है उसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो अभी तक मैंने जो पेपर का एनालिसिस किया, इसमें मुझे यही समझ में आया कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था, आपके बुक का ही था, बट कंसेप्ट भी सभी का सभी कंसेप्ट आपके बुक का ही था, बट क्वेश्चन टाइम टेकन, आपका टाइम कंज्यूमिंग करने वाला पेपर था। ठीक है, पेपर को बहुत ही ध्यान से कम टाइम में कैसे सॉल्व हो वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, बी कंप्लीट कर लिया, सी भी कंप्लीट कर लिया और डी भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हम वो करेंगे वो करेंगे सेक्शन ई, जो कि बच्चे का बहुत कंफ्यूजन था। सर ये जो सेक्शन ई है ये सबसे मुश्किल पूछा था, बच्चे का मैसेज था कि केस बेस्ड स्टडी जो था वो बहुत ही मुश्किल पूछ दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या सही में बहुत मुश्किल था, क्या बनने वाला क्वेश्चन नहीं था। आपको मैंने बताया था ना, सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी भी चैप्टर का आ सकता है। ठीक है, इसमें 36 से लेके 38 तक मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ईच क्वेश्चन कितने होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो तुम्हारा है, मैंने बताया भी था कि तुम्हारा जो सब मतलब पूछेगा ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के एक केस बेस्ड स्टडी पूछेगा ही आपसे। और वो चीज देखो आपसे पूछ दिया है कि नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। देखो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अच्छा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये है, इधर है। ठीक है, एक काम करता हूं, ये जो है जो इंफॉर्मेशन है उसको आप यहां पे ड्रॉ कर दो। ध्यान से देखो ये क्या है, ऐसे ही है ना। ये पानी का टंकी है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के विंडो से जो है ये कितने का एंगल्स बना रहा है, ये 45 का बना रहा है। ठीक, और ये जो है 30 का बना रहा है। तो अब देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब मेंशन कर दो, ये बी है और ये क्या है, एक्स है। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये तुम्हारा एच। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पे विंडो है, क्या है, विंडो है। विंडो से इसका टॉप मोस्ट जो देखते हैं वो एंगल्स बनाता है 45 का, और नीचे जो यहाँ पे देखता है ए पॉइंट पे तो ये 30 का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 है तो ये भी 30। अब ये तुम्हारा क्या है, डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, मतलब विंडो तक का नीचे से, वो है डी। तो ये डी है तो ये भी डी। अब देखो ये ए सी डब्ल्यू एक्स जो है एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड से इक्वल होगा। तो ये है तुम्हारा 54 मीटर। तो क्या ये भी 54 मीटर होगा कि नहीं होगा, यहां तक समझो। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन जो है ये पूरा इंफॉर्मेशन है। अब कहता है राइट ए रिलेशन बिटवीन डी द हाइट ऑफ द विंडो, मतलब डी क्या है, द हाइट ऑफ द विंडो है, एंड वाई। ध्यान से देखो, अब तुमको ये डी निकालना है, हाइट ऑफ द विंडो, और ये वाई
मतलब ए से डब्ल्यू तक का जो डिस्टेंस है ये तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ए सी डब्ल्यू। ठीक, इसमें आप यदि tan 30 यूज करते हो, यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए सी डब्ल्यू, tan 30 यूज करता हो, tan 30 यूज करेंगे तो कितना होगा, P अपॉन बी होता है तो D अपॉन 54। तो यहां से देखो tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 D अपॉन 54। तो यहां से सॉल्व करोगे तो D कितना आ जाएगा, 54 अपॉन √3। यहां पे रेशनलाइज कर दो तो ये आपका आ जाएगा कितना, 54 √3 अपॉन में 3। आएगा कि नहीं आएगा सो बताओ। हाँ, अब ये कैंसिल आउट होगा, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा D आया 54 √3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट करो तो ये 27 होगा, नहीं 17 होगा ना, नहीं 17 नहीं 18 होगा। ये D हो गया 18 √3 मीटर। यहां तक समझा कि नहीं समझा सो बताओ। जो हाइट ऑफ द विंडो है D, वो आ गया आपका 18 √3 मीटर, क्योंकि 54 को 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 18 आएगा। ठीक है, अब तुमको y, तो y जो आप फाइंड आउट करोगे तो उसी ट्रायंगल में क्या यूज करोगे बताओ। ये मुझे y निकालना है, तो y h का काम कर रहा है, तो बी बाई एच कहाँ पे होता है, cos में होता है, तो cos 30 यूज करो। cos 30 कितना होता है, b 54 अपॉन में h y, तो यहां से cos 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 54 अपॉन में y। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3y इक्वल टू 54 इंटू 2, तो यहां से y इक्वल टू कितना होगा, इसको 108 अपॉन में √3 रेस्टराइज कर दो, √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा ये 108 √3/3, कैंसिल आउट कर दो तो ये 36 √3 मीटर हो गया। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि D और Y में रिलेशन बताओ। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा जो Y आया है ये कितना आया, 36 √3 आया है। क्या मैं इसको 18 2 इंटू 18 √3 लिखूं, कोई दिक्कत, और 18 √3 क्या है, D है कि नहीं है, तो इसका मतलब Y का जो डिस्टेंस है वो D से कितना है, 2 टाइम्स है, 2 गुना है। मतलब Y का जो वैल्यू है वो D मतलब विंडो का जो हाइट है उससे 2 गुना डिस्टेंस का है। यहां तक समझा कि नहीं समझा बताओ। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ H। अब ध्यान से देखो H कहां पे है, H जो है ये है। तो अब कौन सा ट्रायंगल में जाना पड़ेगा तुमको जाना पड़ेगा BXW में। तो अब देखो H निकालने, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा H। देखो इसमें 10 यूज करोगे, 10 45 क्या होता है, T अपॉन B। तो ये जितना B होगा उतना ही, क्योंकि 10 45 कितना होता है, 1 होता है। तो जो तुम्हारा बेस है वही उसका हाइट भी होगा, तो हाइट भी कितना हो जाएगा, 54 मीटर। तो ये भी 54 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन हाइट ऑफ द वाटर टैंक। 3rd नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वाटर टैंक का, ये जो वाटर टैंक है ये पूरा यहां पे टैंक होगा ना कहीं पे, तो नीचे से इसका पूरा हाइट कितना है वाटर टैंक का। इधर तुम्हारा बिल्डिंग है और इधर तुम्हारा वाटर टैंक है। ठीक है, तो आप बिल्डिंग के विंडो से आप देख रहे हो, समझ में आ गया होगा कैसा फिगर है। ऐसा तो आप
घर सब में भी देखते होंगे ना, आपका जो बिल्डिंग है, आप अपने विंडो से देखो तो कहीं ना कहीं वाटर टैंक कहीं दिखाई देगा आपको, इमेजिंग कर रहे हो, वैसा ही है। तो कहते हैं कि पूरा हाइट जो है वाटर टैंक का वो कितना होगा। तो यहां से देखो ना, वाटर टैंक का जो होगा हाइट 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 जो होगा वाटर टैंक का वो कितना होगा, h प्लस डी होगा। तो h कितना आया है आपका 54 और d कितना आया है, d आया है 18 18√3। तो 18 कॉमन ले लो, 18 3 जा 54 और प्लस में √3 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो इसका आंसर मैंने यहां पे बता दिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो वाटर टैंक का हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू हो जाएगा 18 कॉमन लिया था, 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है। अब कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हाइट ऑफ द विंडो एबव ग्राउंड लेवल। तो ये तो अभी मैंने बताया है, हाइट ऑफ द विंडो कितना है, हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम ग्राउंड लेवल जो होगा कितना, मैंने डी बताया था आपको, डी बताया था, डी कितना आया था, डी आया था 18√3 आया था कि नहीं आया था, 18√3 मीटर। अब मुझे x फाइंड आउट करना है। तो x देखो कैसे फाइंड आउट होगा, यहां पे जो तुम्हारा x है, x फाइंड आउट करना है। तो ये जो BXW ट्रायंगल है, इसमें तुमको ये हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो क्या यूज करोगे, वही कॉस, क्या चीज, कॉस 45, कॉस 45। तो b अपॉन क्या होता है, h होता है। तो b यहां पे कितना है 54, h कितना है x ना, तो cos 45 कितना 1/√2। तो x इक्वल टू 54√2 मीटर। कितना आसान था क्वेश्चन, बताओ। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और ये टाइम टेकन भी नहीं था। मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा है ना समझा के, बट आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ये जो है तुम्हारा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि ये कहां से आ गया, बट मैंने अपने बच्चे को इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया था। अब ध्यान से देखो, ये जो है px क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -0.0025 एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है, -0.025 है ना x, अब प्लस में 136। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि यदि a लेस देन 0 होता है, ठीक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो आपको पता होगा ये ऐसे बनता है, ठीक है। बनता है कि नहीं, मतलब अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक, बना भी है यहां पे देखो। अब यहां पे जो उसकी 0 है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करते हैं, इधर करते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस में -238.5, 0, ठीक है। और यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहां पे कट करते हैं, ये 228.50, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब कहते हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यहां पे ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए है ना,
तो ए पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे कट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा कि नहीं होगा बताओ? यदि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो यही तो पी एक्स वाई के इक्वल होता है ना। यदि एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो वाई देगा आपको, तो यहां पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो वाई कितना आ जाएगा आपका? ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये 136 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,136 हो जाएगा। ठीक है ना? ये मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा है। मैक्सिमम हाइट पूछता तो मैंने बताया था कि जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो -b/2a पे होता है, x इक्वल टू -b/2a पे होता है। बट यहां पे मैक्सिमम नहीं पूछा है, ये बस ये पूछा है कि a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो a का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, जीरो होगा। ठीक, तो जीरो आप पुट कर दो तो y आ जाएगा 136। तो आपका a का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 136। दूसरा देखो, फाइंड द स्पेन ऑफ द आर्क। स्पेन ऑफ द आर्क क्या होता है? ये जो तुम्हारा Q पॉइंट है और P जहां पे x एक्सिस कट कर रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये तुमको PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड में कहता है स्पेन ऑफ द आर्च, तो ये तुमको किसका डिस्टेंस निकालना है? PQ का, P से Q का। ठीक है, तो ये भी आसानी है। अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? ये काम करो, 228.5 यहां से इधर 228.5 हो गया, और ये 0 से Q तक ये भी 238.5 हुआ, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 238.5। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये बताओ? अरे डिस्टेंस कभी भी निगेटिव होता है नहीं ना, तो यहां से 228.5 डिस्टेंस है और यहां से 238.5 है, दोनों को ऐड कर दो ना, तो ये 467 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर कितना आसान है। देखो, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यूजिंग डायग्राम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द जीरोज एंड पोलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोज आप क्या पढ़े हो? अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हो? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हो? c/a। तो इसका जीरो देखो, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वो उसका क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका जीरो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। इधर निगेटिव का है ना, तो -238.5, ये पॉजिटिव आ रहा है तो 228.5। अल्फा प्लस बीटा एक बार कर देना, इस दोनों को ऐड कर देना, -b/a के इक्वल आ जाना चाहिए। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो c/a आ जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कितना बार पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अल्फा प्लस बीटा -b/a आप प्रूव करो, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पे अल्फा कितना है तुम्हारा? एक जीरो को -238.5 गए हो, दूसरे को क्या करोगे बताओ? 228.5 है ना, ध्यान से देखो 228.5। अब एक बार क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को प्रोडक्ट करके देखना कि c/a के इक्वल आता है कि नहीं, और इस दोनों का ऐड -b/a का इक्वल आता है कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, अब इसका b पार्ट जो है, या तो आप a बनाओ या तो b बनाओ। b तो और भी आसान है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ px एट x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू -100। कहता है कि आर दे सेम। अब एक बार क्या करना, ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसमें x इक्वल टू एक बार 100 पुट करना, एक बार -100 पुट करना, देखना कि दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। ये भी आसान था। तो अभी तक दोनों केस बेस्ड स्टडी ऐसा नहीं था कि बहुत कंफ्यूजन था। हाँ, ये चीज हो सकता है कि आपको नया चीज दिखा होगा, बट मैंने अपने बच्चे को ये क्वेश्चन करवाया हूँ। जब मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा रहा था तो उनको ग्राफ के बारे में पढ़ाया था
कि ये कैसे ऊपर की तरफ खोता है, कैसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, ये चीज़ मैंने बताया था। कब मैक्सिमम होता है ये आप एनसीईआरटी को छोड़ के कोई दूसरा बुक भी पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है। आर डी शर्मा का बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो होता है कब, इसमें मैक्सिमम जो होगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे होगा। ठीक, और यदि ये तो क्या था, डाउनवर्ड पावर था ना, अब यदि अपवर्ड होगा तो अपवर्ड में क्या होता है, वो मिनिमम देता है उसी पॉइंट पे माइनस बी अपॉन 2a पे। चलो अब जो तुम्हारा एक और है ना केस बेस्ड स्टडी, अब ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर से है, सरफेस एरिया एनवायरनमेंट से। देखो क्या कहता है, पूरा इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। माउंटेड रैंप मेड ऑफ फैब्रिक इज शोन बिलो। रैंप हैज क्या है, क्यूबाइडल शेप, ओपन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ओपन से और नीचे से खुला हुआ है। ए स्फेरिकल बल्ब ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज reached with a very thin rod. Ignore the rod while making calculation. इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, इसको कुछ मत माना, इसके मतलब बीच में समझो। तो ये स्फेरिकल है ना, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये स्फेरिकल, ठीक है, BU/LB। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी का सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया जो हो जाएगा 4πr²। कितना आसान था, सो देखो 4πr²। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी मुश्किल ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो इसमें क्या करना है, 4 इंटू 22/7, आर कितना 7/2 इंटू 7/2, तो यहाँ से 2 2 4 कैंसर, 7 से 7 तो 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेंटीमीटर देखता है। दूसरा क्या कहता है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बल्ब इफ एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस इज रैप्ड फ्रॉम ईच साइड। अब कहता है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर, क्या हो सकता है बल्ब का, इफ एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस इज रैप्ड फ्रॉम ईच साइड। तो अब देखो इसका जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये जो तुम्हारा हाइट है 17 सेंटीमीटर है, और ये सबसे मिनिमम जो तुम्हारा साइड है, मतलब ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि मैक्सिमम डायमीटर आप क्या ले सकते हो, तो मैक्सिमम तो इसी में से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इसका मिनिमम है आप उतना ही बड़ा ले सकते हो, तो 12 सेंटीमीटर मिनिमम में, ठीक है। अब इसी में से मैक्सिमम डायमीटर आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि बड़े वाले में से ले नहीं सकते हो, बड़े में लोगे होते हो छोटे वाला छूट जाएगा, ठीक है। तो जो इसका मिनिमम साइड है 12 सेंटीमीटर, इसी से आप मैक्सिमम डायमीटर बना सकते हो। तो उसमें क्या कहता है कि इफ एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस इज रैप्ड, तो मैक्सिमम डायमीटर जो हो जाएगा, ठीक है। अब देख बात समझा कि नहीं समझा, हम लोग क्यों मिनिमम साइड का मैक्सिमम लेंगे, तो मिनिमम वाया नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा ना, उसमें स्फीयर बन ही नहीं पाएगा। तो कहता है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बल्ब लेना है आपको, तो वो आपको इसके मिनिमम से लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डायमीटर जो हो जाएगा वो 12 और दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर, तो -1 + 1, तो 12 - 2 कितना 10 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम डायमीटर का बल्ब आप ले सकते हो, ठीक है। अब यदि 24 से लेते तो वो 20 सेंटीमीटर का हो जाता। 20 सेंटीमीटर इसमें आता ही नहीं ना, क्योंकि एक साइड तो आपका 12 सेंटीमीटर ही है। बात समझा कि नहीं समझा, यदि आपका स्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर लेना है तो उस जो तुम्हारा क्यूब है, क्यूबाइडर है, क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबाइडर है, ठीक है, उसका मिनिमम साइड जो है
वो लेना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से देखो, अब क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इफ देयर इज ए फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एज। तो देखो, तो इसके हाइट क्या हो जाएंगे, 17 है, प्लस 2 सेंटीमीटर ऊपर भी फोल्ड करोगे और नीचे भी करोगे, तो 2 + 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो सेम ही होगा, 24 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से रखना, ध्यान देना, यहाँ पे ये ओपन है, ऊपर और नीचे से ओपन है, तो कहता है कि कितना फैब्रिक यूज करोगे। तो देखो, फैब्रिक यूज्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + HL, बट इसमें क्या होगा ना, 2LB हट जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे ओपन है। ठीक है, तो आपको चारों साइड का ही लेना पड़ेगा, तो 2BH + HL, तो यहां से 2B कितना है, B आपका 12 सेंटीमीटर और H 21 और जो तुम्हारा फिर से L जो है वो कितना है, 24। ठीक है, 2, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 21 252 और 21 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 504। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स कर दो, तो 2, ये जो होगा 6 5 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अब एक बार चेक कर लेना कि सिंप्लीफिकेशन हमारा सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से सही है। आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर फोल्ड ऊपर और नीचे करना है, तो 2 ऐड कर दिया तो 21 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊपर नीचे तो ओपन ही है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चारों साइड वाला, तो 2BH + HL। ठीक है, तो 12 इंटू B तुम्हारा 12 है, H तुम्हारा 21, H 21, L जो है 24। एक बार चेक कर लो, ये 2 1, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 12 21 को करोगे तो 2 1 2 2 जा 4 2, ठीक तो है, ठीक है 12 21 को करोगे 2 1 2 252, ठीक है। 21 24 को करोगे तो 4 8 2 4, तो ये 504। दोनों को ऐड करोगे 6 5 7, ठीक है ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन बच गया है ना, वो भी देखो। यदि आप, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसका सेकेंड पार्ट बता दो, फाइंड द स्पेस अवेलेबल इनसाइड द रैम, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, स्पेस वही होगा ना अंदर का, तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच ना। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 24, बी कितना है 12, एच कितना है 17 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा, आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़ा सा टाइम टेकन था, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा टाइप का क्वेश्चन करके नहीं गया होगा, तो उसके लिए ये सरप्राइज हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके बुक का ही है, अब उस पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया कि बेटे आप अपने तैयारी को
मतलब अब करो, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी पे बेस्ड मत रहो। क्वेश्चन देख के यही पता मतलब लगता है कि आपको अपनी तैयारी को ऊपर उठाना पड़ेगा, कम पढ़ने से नहीं होगा। अब सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के जाओगे पेपर, आपके ये नहीं है कि आपके सब 100% बन जाएंगे, ठीक है, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस बुक का यूज़ करो, उसको बनाओ, अपने टीचर का हेल्प करो, ठीक है। जो टीचर कहते हैं उसके बात को मानो, ये नहीं कि सर सिलेबस में नहीं है। क्योंकि टीचर के पास अनुभव होता है, उनको पता है कि पेपर कहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारे पेपर दिए होते हैं, उनको आइडिया आ जाता है। और ये बात फिक्स है कि आपके पेपर जो आएंगे अब इजी नहीं आएगा, अब हमेशा मुश्किल ही क्वेश्चन आएगा। वो आपको अपना प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।